वेलकम टू न्यूज़ एजेंट सरिया इदरीस। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के माबैन बातचीत का अगला दौर हुकूमती जवाब से मशरूत हो चुका है। तहरीक इंसाफ वाज़ेह तौर पर यह कह रही है कि किसी हतमी यकीन दहानी के बगैर बातचीत का अगला राउंड नहीं करेंगे। हुकूमत इस हवाले से गौर करने की यकीन दहानी करवा रही है, लेकिन कई रोज़ गुजरने के बावजूद हुकूमत का जवाब ना देना लग रहा है कि शायद जवाब ना ही में आएगा। हुकूमत ने कई रोज़ के बाद आज कमेटी का इजलास बुलाकर तहरीक इंसाफ के मुतालबात पर गौर किया। आज के इजलास में भी हुकूमत तहरीक इंसाफ के मुतालबात का वाज़ेह जवाब तैयार नहीं कर सकी। कल हमने बात की थी कुछ ऐसे लोगों से जिनका ताल्लुक़ है हुकूमती कमेटी से, एजाज़ुल हक साहब से भी, तो तासुर यही मिला कि कुछ लीगल लूप होल्स हैं नज़र आने में इन कमीशंस को बनाने में, और उन्हीं के ऊपर हुकूमत गौर कर रही है। हुकूमती कमेटी की ज़ेरी कमेटी का इजलास दोबारा होगा जिसमें तहरीक इंसाफ के मुतालबात का जवाब तैयार कर लिया जाएगा। स्पीकर की जानिब से 28 जनवरी को अगला इजलास बुलाया जाएगा जिसमें हुकूमती कमेटी जवाब तहरीक इंसाफ के हवाले से उनको दे देगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर अली ज़फ़र ने आज कहा है कि अगर तहरीरी जवाब नहीं आया और हुकूमत ने कमीशन बनाने पर रज़ामंदी ज़ाहिर नहीं की तो फिर मुज़ाकरात आगे नहीं जाएंगे। लेट्स वॉच हिम। हुकूमत जो है कंफ्यूज्ड है। जब मुज़ाकरात हुए, मीटिंग हुई लास्ट, तो हमने राइटिंग में दिए जब अपने कंडीशन, हुकूमत ने कहा हम 7 दिन के अंदर तहरीरी जवाब देंगे, और हमने कहा आपने 7 दिन का टाइम दिया था, अभी आप परेशान हैं, आप हम इंतजार कर लेते हैं, 7 दिन में तहरीरी तौर पर लेके आए। तो लगता यह है कि अब शायद सैनिटी आई है थोड़ी बहुत हुकूमत की नेगोशिएशन टीम में, और उन्होंने ये कहा है कि हम तहरीरी तौर पर इसका जवाब देंगे। लेकिन एक बात मैं बता दूँ, अगर तहरीरी तौर पर ये हमें जवाब नहीं देते और एक्सेप्ट नहीं करते कमीशन की अपॉइंटमेंट और रिहाई की जो कंडीशन है, इमरान खान साहब ने कहा है कि 1 सेकंड भी आगे मुज़ाकरात नहीं चलेंगे, फिर मुज़ाकरात खत्म हो जाए। हुकूमती कमेटी के रुकन इरफान सिद्दीकी साहब का कहना है कि हम ताहाल कमीशन बनाने या ना बनाने के नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं। लेट्स वॉच हिम। 9 मई के हवाले से कुछ कानूनी जो मुशावरत की है कि बन सकता है जुडिशल कमीशन में, मुशावरत हमने की है, लेकिन कमीशन बन सकता है या नहीं बन सकता है इस राय पे हम नहीं पहुंचे। हुकूमत और तहरीक इंसाफ की बातचीत को अब तक ट्रंप के आने से कबल वक्त गुजारी करार दिया जा रहा था। कल फाइनली डोनाल्ड ट्रंप ने बतौर अमरीकी सदर अपना ओहदा संभाल लिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने सदर बनकर क्या कहा, क्या ऐलानात किए, लेट्स वॉच दैट। फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर फवाद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। आपने कल आना था हमारे प्रोग्राम में, यू डिड नॉट कम बिकॉज यू वर वॉचिंग दिस इनॉग्रेशन। सो क्या लगा आपको, कोई फर्क पड़ेगा दुनिया में? वैसे देखने में तो मुझे ये लगा है कि जो ब्रिटिश सेरेमनीज है ना, वो अमेरिकन सेरेमनीज से कहीं आगे हैं। एग्रीड, इट वाज वेरी इनफॉर्मल। इट वाज वेरी इनफॉर्मल। खुद ही उठ कर आ रहे हैं, ना कोई कंडक्ट कर रहा है, बस दूसरे को बुला रहे हैं। मेरा ख्याल है इन्हें जो ब्रिटिश रॉयल्टी है ना, उनसे कुछ जो है बंदों को भेजें, ट्रेनिंग करा के लाएं कि सेरेमनीज कैसे। लेकिन वो कहते हैं ना, हम लाइक वी बिलीव इन सिंपलिसिटी, वी बिलीव इन फ्रीडम। या ये मिडिल क्लास के बेसिकली तो अमेरिका कहता है ना, हम मिडिल क्लास, बादशाहत नहीं है। और खाना भी बड़ा ऐसे ही 3 कोर्स मील था जिसका ना सर था ना पैर था। वो उससे अच्छा तो पाकिस्तान में होता है। नहीं, हमारे तो खैर माशाल्लाह हम तो वो परसों चौथ किसी ने बड़ा अच्छा कमेंट किया हुआ था कि हमारी शादियां देखें तो लगता है कि अमेरिका को हम कर्जा देते हैं। ठीक है, which is not good by the way. We are talking in lighted note, ये भी बताते। So लगा जो उन्होंने बातें की, बहुत से लोग कल हुकूमत तो अरकान तो यही कहने में लगे हुए थे कि देखें कुछ भी नहीं कहा ट्रंप ने इमरान खान के बारे में। पहले दिन तो क्या कह रहा था, लेकिन इशू यही है कि देखिए हमारा इंटरेस्ट तो ट्रंप से यही है कि पाकिस्तान की जो कम्युनिटी है, जो डायस्पोरा है, उसने जो सारी कैंपेन की है वो इसीलिए की है कि इमरान खान के लिए वो किरदार अदा करेंगे। और पाकिस्तान में भी लोग जो हैं वो ज़ल्मे खलीलज़ाद हों या खुद डोनाल्ड ट्रंप हों, वो इसीलिए तो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त इतने मकबूल हैं कि लोग समझते हैं कि ये इमरान खान की रिलीज़ के लिए जो है वो अपना किरदार अदा करेंगे। हाँ, ये ठीक है, हम इस पे आते हैं, लेकिन इन एसेंस बिकॉज आप बहुत भरपूर साथ रहे हैं PTI के, अभी भी हैं, उस वक्त में जो मुश्किल वक्त था, जैसे कि सारा नैरेटिव बनाया जा रहा था अमेरिका के खिलाफ, सबसे ज़्यादा ऑकवर्ड पोजीशन PTI की नहीं हुई? नहीं, देखिए ना, बात यह है कि ऑकवर्ड तो तब होती कि जब अमेरिका के अंदर ये आवाज़ अब ना होती। अब तो एक्चुअली इमरान खान का जो मौक़िफ़ है कि मुझे अमेरिका ने हटाया था, वो तो खुद अब रिपब्लिकन्स जो हैं वो ये बातें कह रहे हैं। और अगर आप ज़ल्मे खलीलज़ाद उन सब की देखें तो उससे इम्प्रेशन, और खुद
मेरा ये ख्याल है कि एक इम्पॉर्टेंट नुक्ता कि जिसके लिए मुझे लगता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप इंटरवीन कर सकते हैं पाकिस्तान में, वो है ही ये कि रिपब्लिकन्स को यकीन है कि जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन थी उन्होंने इमरान खान को यहाँ पे निकालने के लिए रोल अदा किया था। आई डोंट थिंक इस तरफ जाएगा, कंसिडरिंग कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा अपनी नेशनल सिक्योरिटी के बारे में सोचा जाता है। आई डोंट थिंक कि वो पॉलिटिकल मामला को वहाँ तक लेके जाएंगे। बट अफगानिस्तान के मामले पे नहीं, हर मामला वहाँ पे जाएगा, क्यों नहीं जाएगा? पाकिस्तान को छोटा मुल्क थोड़ा, ये दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है। बट देन अगेन, चाहे रिपब्लिकन हो चाहे डेमोक्रेट हो, है तो अमेरिकन। आप कह रहे हैं अमेरिका ने मुदाखलत क्यों की उस वक्त जब मुझे निकाला, अब मुदाखलत करे मुझे वापस लेकर आए। फर्क है ना, पाकिस्तानी डायस्पोरा जो कर रहा है वो तो पाकिस्तान के अवाम के राइट्स के लिए बात कर रहा है ना, उसके लिए मुदाखलत करना या जो भी मेरे राइट्स के लिए, हाँ, अगर पाकिस्तान का डायस्पोरा कर रहा है, ओवरसीज पाकिस्तानी कर रहे हैं, वो पाकिस्तान के दुख में कर रहे हैं, तो वो मुदाखलत मुख्तलिफ है उस मुदाखलत से कि जो पाकिस्तान में अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट करेगी उससे। और देखिए ना, अभी तो जो पाकिस्तान का जो डायस्पोरा है या ओवरसीज पाकिस्तानी अमेरिका में है, आप जानती हैं कि इस कदर मुनज़्ज़म महम कभी किसी अमरीकी सदर के लिए पाकिस्तानी कम्युनिटी ने तो नहीं चलाई। और अगर आप फोर्ब्स की जाके लिस्ट देखें जिसमें, तो आपको 2 पाकिस्तानी मिलते हैं जो कि फोर्ब्स की लिस्ट पे हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा चंदा दिया प्रेसिडेंट ट्रंप को, और उन सब का एक ही मुद्दा था कि आप इमरान खान की रिहाई के लिए किरदार अदा करेंगे। राइट, सो अभी कुछ आप पीटीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी कुछ हो सकता है। अब आ जाते हैं मुज़ाकरात के ऊपर। मतलब हो तो 100% सकता है और होगा भी, बट नॉन द लेस मेरे ख्याल में पीटीआई को रिलाई नहीं करना चाहिए ट्रंप साहब के ऊपर या जजों के ऊपर, उन्हें अपनी पॉलिटिक्स के ऊपर रिलाई करना चाहिए। वो जो कि मुज़ाकरात से सब्जेक्ट है। हाँ। क्या लग रहा है आपको, मुज़ाकरात खत्म हो जाएंगे? डेडलाइन दे दी, अगर आप नहीं बनाएंगे कमीशन तो बस हम बात ही नहीं करेंगे? मेरे ख्याल में तो जो मुज़ाकरात हैं वो आगे बढ़े हैं और दोनों तरफ आगे बढ़े हैं। मतलब जो पसे पर्दा हुए हैं वो भी आगे बढ़े हैं और ये जो सबके सामने हो रहे हैं ये भी आगे बढ़े। आज इरफान सदीकी साहब ने जो स्टेटमेंट दी है उससे मुझे ये होप पैदा हुई है कि हुकूमत कमीशन बना देगी। ओके, बिकॉज आपका लॉ का बैकग्राउंड भी है। जो हुकूमत का पॉइंट ऑफ व्यू है, 9 मई पे इस वक्त मामला चल रहे हैं कोर्ट में, तो पैरेलल इस पे कमीशन नहीं बनाया जा सकता लीगली? नहीं, तो उसका क्या ताल्लुक है? वो तो इंडिविजुअल्स के केसेस है ना, ये तो एक मुद्दे के ऊपर कमीशन बनना है, इशू के ऊपर कमीशन बनना है, वो तो इंडिविजुअल्स के केसेस हैं। और वो भी जिस तरह चल रहे हैं आपको पता ही है, जो केसेस हैं इमरान खान के ऊपर जो केसेस चल रहे हैं, मतलब उसमें आप देखिए ना, एविडेंस ये है कि 3 पुलिस वाले हुलिया बदल के जमान पार्क में, जो आपने ड्राइंग रूम देखा ही हुआ है कि वो इतना बड़ा ड्राइंग रूम था कि 3 पुलिस वाले हुलिया बदल के वहाँ पे बैठ गए जाके, और उन्होंने 7 तारीख को सारी बातें सुनी। फिर वो 7 तारीख से लेके 16 तारीख तक वो दिल में लेके बैठे रहे, और 16 तारीख को जाके उन्होंने फिर बताया कि इमरान खान ने ये किया था। So ये तो एविडेंस है। So कोई लीगल लूप होल नहीं है कमीशन बनाने में, जिससे कि हुकूमत कह रही है कोई लूप, ये तो ऐसे बेईमानी होगी ना अगर नहीं बनाएंगे तो। लेकिन मेरी अपनी ज़ाती राय में हुकूमत को कमीशन के ऊपर इस जुडिशरी जो भी मौजूदा है इसके होते हुए क्या प्रॉब्लम है, बना दें। एक्चुअली मैं तो ज़्यादा मुझे हैरानी पीटीआई और इमरान खान साहब के ऊपर है कि वो क्यों बार बार ये कह रहे हैं कि कमीशन जज बना देगी। इन जजों से क्या उम्मीद है आपको? ये बड़ा अहम क्वेश्चन है कि जुडिशल कमीशन से भी अगर फैसला यही आता है कि आप ही जिम्मेदार हैं तो फिर तस्लीम करना पड़ेगा। वही ना, आप बनवा रहे हैं, फिर खैर वो ये कहेंगे कि जी फलाने जज होने चाहिए, फलाने जज। कमीशन बनाने एक्चुअली खान साहब उस कोर्ट एड्रेस से कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई भी जज हो। देखिए ना, ये तो फिर ऐसे राना नासर टाइप को जारी लगा दें तो फिर क्या फर्क पड़ना है? तो फिर हुकूमत को बना देना चाहिए। मैं तो हैरान हूँ कि गवर्नमेंट क्यों कह रही है। गवर्नमेंट असल में मेरे ख्याल में तो कमीशन बनाने पे एतराज तो बनता ही नहीं है, उसके जज कौन होगा और TORs क्या होंगी उसके ऊपर बहस फिर हो सकती है। राइट, सो आपको लग रहा है कि कमीशन शायद बना देगा? मेरे ख्याल में तो बना देंगे। ओके, इंटरेस्टिंग। सो मुज़ाकरात आगे चलेंगे? हम मुज़ाकरात आगे चलेंगे। राइट, सो क्योंकि आपने बैकग्राउंड मुज़ाकरात की बात की, मुलाकात कंफर्म की, आज खुद ही कह दिया वेस्टर गवर्नर ने कि हमने तो सिर्फ सिक्योरिटी पे बात की, लेकिन हुकूमत को ऑब्वियसली इसमें बहुत सारे सवालात हैं। आज अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी है, वो कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफ कर दिया गया था इस मुलाकात से पहले। देखिए भाई, इश्यूज थोड़ा, ये बात ये है, सीधी बात है मेरी अपनी नज़र में, ये दिस इज द बेस्ट थिंग दैट हैज़ हैपेंड टू पाकिस्तान इन ईयर्स। आर्मी चीफ की और अली अमीन गंडापुर की जो मुलाकात हुई है, और ये पाकिस्तान को अगर हमने नॉर्मलाइज करना है तो यही तरीका है। राइट, आप बार बार कहते थे कि पॉलिटिकल अलायंस बनाएं। हमने देखा कि पीटीआई की मुलाकात हुई शेख खान अब्बासी साहब से भी, उसके बाद GDA के सरबराह के साथ। खान साहब से मेरी 2 मुलाकातें हुई, तो उसके बाद फिर
अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग, तो खबर दे रहे हैं आप। नहीं, बता दें आज तो फिर सबके सामने, आपने खान साहब को कही ये बात? मैंने खान साहब को मैंने तो हमेशा ये एम्फेसिस किया कि देखें हम अपोजिशन में भी अकेले खड़े हैं, ये तो नहीं हो सकता कि गवर्नमेंट से लड़ाई लड़ रहे हैं उसके बाद हम अपोजिशन पार्टी से भी लड़ाई लड़ रहे हैं। सो आपको क्यों ओपनली आगे ले आते, पार्टी में वापस वेलकम करते खान साहब? पार्टी में एक इस वक्त एक जो है ना, हम एक बुजदार को रो रहे थे, अब यहाँ एक पूरा बुजदार मॉडल नाफिज है पार्टी के अंदर। हाँ, ये जो सारे लोग हैं, ये लोगों को घबराहट हो जाती है कि कोई बंदा आ जाएगा तो हमारा क्या बनेगा। हालांकि पार्टी तो ऐसे नहीं चलती। अब आज जिस तरह मुस्तफ़ा नवाज खोखर से मुलाकात हुई है, इस तरह के लोग पार्टीज़ को चाहिए होते हैं ना, जो आगे ले जाने के लिए चीज़ों के लिए, अगर वो आएंगे चीज़ें होंगे। लेकिन ये हमारे लोग चूँकि ये सारे तो अभी एक टेम्परेरी फेज़ है ना, तो उसकी वजह से थोड़ा घबराते हैं। सो आपको लगता है कि अगर वापस आ जाए खान साहब, जेल से बाहर आ जाएं, तो फिर ये लोग नहीं रहेंगे? जाहिर है इन लोगों कैसे रहे, ये तो फिर बाकियों को आप डिसअपॉइंटेड करें ना, वो कहेंगे मुश्किल वक्त में साथ खड़े रहें। मुश्किल वक्त तो हमने देखा है भाई, इन्होंने कौन सा मुश्किल वक्त देखा है? मुझे आप बताएं, एक FIR है इनके ऊपर, कभी 1 घंटा भी जेल रहे हैं। सारा मुश्किल वक्त तो रहा है जो 9 मई से पहले की लीडरशिप थी उनके ऊपर, और अभी भी चल रहा है। हमारी जिंदगियां क्या है, हम ECL के ऊपर हैं, अकाउंट्स हमारे बंद हैं। हमारी ज़िंदगी ये है कि हमने इस अदालत से निकलना है और अगली अदालत में कौन सी में जाना है, क्या जाना है, और कब वो जो है वो दोबारा बादशाह सलामत का गुस्सा आ जाए, वो फिर जो है वो पकड़ के बैठ जाए। ये तो हमारे मसले हैं, इनके तो मसले ही कोई। ठीक है, ये तो ऑफिशियल हो गया, डेकोरम हो गया। आप कह रहे हैं कि प्राइवेटली ही इज लिसनिंग टू यू। खान साहब हमेशा मेहरबानी करते हैं, बिल्कुल इस काइंड। राइट, विल टेक अ ब्रेक, वी विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। चौधरी साहब, इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है, इसकी क्या इम्प्लीकेशंस हैं? 26वीं तरमीम का मामला अब आईनी बेंच के सामने लगेगा, सो मामला रिजॉल्व हो जाएगा? ये आपको पता है कि आपके प्रोग्राम में मैंने बड़ी दफ़ा और जगहों पे भी मैंने बड़ी दफ़ा ये बात कही कि देखें, ये जो 26वीं आईनी तरमीम लेके आए हैं, दिस ऑफेंड्स अगेंस्ट द होल सिस्टम ऑफ जुडिशरी। कि आप जजेस हैं, देखें जजेस का कॉन्सेप्ट क्या है, चीफ जस्टिस इज जस्ट फर्स्ट अमंग द इक्वल्स। अच्छा, अब आपने क्या किया है, आपने एक सुपीरियर जजेस क्रिएट कर दिए हैं। वी हैव लाइक 17 जजेस, 7 जजेस उन 17 में से सुपीरियर हैं। ये तो नहीं हो सकता। और बहुत जो ज़्यादातर सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, फॉर एग्जांपल मंसूर अली शाह है, आयशा है, ये अकील अब्बासी साहब हैं, शहजाद मलिक साहब, और बड़े जजेस हैं। लोग जो जज बनते हैं सुप्रीम कोर्ट में या इस तरह से एक पूरा कैरियर बना के आए होते हैं, उनके कुछ आइडियाज़ होते हैं। वो कॉन्स्टिट्यूशन को लेके, लॉ को लेके, वो कभी ये नहीं करेंगे कि जी हमें आप जो चीफ जस्टिस साहब कर रहे हैं कि जी वो कभी बाथरूमों का दौरा कर लो सुप्रीम कोर्ट का, कभी पार्किंग का दौरा कर लो। इसके लिए तो सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं ना बनता। सुप्रीम कोर्ट का जज बनता है अपने कुछ आइडियाज़ के लिए। सो ये क्लैश है बिटवीन दी सुप्रीम कोर्ट जजेस और जो सिस्टम बन गया उसके दरमियान। ये ख़त्म तो होना है, ये आज ख़त्म रिवर्स हो जाएगी। ये सिस्टम तो ख़त्म होना है, ये नहीं हो सकता। अब जो इशू है वो ये है कि देखें, जो सुप्रीम कोर्ट कह रही है, जो मंसूर अली शाह साहब ने कहा है, वो ये कह रहे हैं कि एक केस आपने हमारे पास लगा दिया, आप वो रिमार्क्स से लग रहा है कि जी ये केस तो हमारे हुकूमत के ख़िलाफ़ हो जाएगा। अगले दिन आप कहते हैं जी हम ये बेंच ख़त्म करके ये हम फलाने जजों को भेजें। इस तरह तो नहीं हो सकता। आईनी कोर्ट को भेज रहे हैं, आईनी बेंच, इस तरह तो नहीं हो सकता। इसका तो मतलब ये हो गया कि रिसर्चर फैसला करेगा कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। उसको तो पेनलाइज कर दिया, लेकिन नहीं, वो तो ऐसे बेचारे, वो तो ऐसे हाथियों की लड़ाई में वो बेचारा तो आ गया। इंटरेस्टिंगली कुछ दिन पहले चीफ जस्टिस ने कहा था कि वो वक्त गया जब जजेस का आपस में क्लैश होता था। इट लुक्स लाइक कि वापस आए उनके अल्फाज। नहीं, इसमें सच्ची बात यह है कि चीफ जस्टिस साहब का एक ही कसूर है, और वो कसूर ये है कि उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम को इस खौफ से कि फुल कोर्ट इसको ख़त्म ना कर दे, फुल कोर्ट में नहीं लगाया। हालांकि देखिए फ़र्क तो नहीं पड़ता, ये अगर ख़त्म भी हो जाती है तो 3 साल के बाद फिर जहिया साहब ने चीफ जस्टिस बनना है। अब इशू सिर्फ ये आ रहा है कि आप जल्दी चीफ जस्टिस बनना चाहते हैं, यही लग रहा है। और तो अदरवाइज तो देखिए बड़ी सिंपल बात है, सारी सुप्रीम कोर्ट, सारा पाकिस्तान ये कह रहा है कि जो 17 जजेस हैं, एडहॉक जजेस 2 को निकाल के 17 जजेस जो हैं उनके सामने 26वीं आईनी तरमीम का केस लगाएं, वो फैसला करें कि ये सही है, ये ऑफेंड करती है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन से या नहीं करती। सो फुल कोर्ट अगर बनता है तो व्हाट डू यू थिंक डिसीजन क्या आएगा? मुझे पर्सनली पता नहीं है, क्योंकि 3, 4, 5 जजेस जो हैं उनका पता नहीं है झुकाव किधर है।
बट मुझे ये लगता है कि हुकूमत और चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो श्योर नहीं है कि अगर फुल कोर्ट बनेगा तो क्या फ़ैसला आएगा। जिस तरह हम श्योर नहीं हैं वो भी उन्हें भी श्योरिटी नहीं है, जिसकी वजह से वो ये मामला जो है उसको नहीं लेके। और फिर जिस तरह तरमीम मंजूर हुई, ये लोगों को अगवा करके, लोगों पे तशद्दुद करके, वो जो MNAs जिनके साथ जो हुआ वो आपके सामने है, तो आपने कोई इदारा तो छोड़ा नहीं है। अब ये भी तो प्रॉब्लम है ना। सो कमिंग बैक टू डोनाल्ड ट्रम्प्स इनॉग्रेशन, जब वो कह रहे था कि वहाँ पे बात हो रही मुसलसल जब स्पीचेस में कि हम अपनी लिबर्टी को वैल्यू करते हैं, हम फ्रीडम ऑफ स्पीच को वैल्यू करते हैं, थोड़ा दुख नहीं हो रहा था? व्हाट डू यू थिंक, पाकिस्तान में क्या हाल है इस वक्त, या आपकी हुकूमत में भी फ्रीडम ऑफ स्पीच? पाकिस्तान में अभी तो देखिए, अगर पाकिस्तान ने फ्रीडम ऑफ स्पीच देखा आखिरी दफा तो वो तो PTI की हुकूमत में देखा ना, जो तनकीद हुई, जो दूसरी तरफ से पूछे नहीं कोई सख्तियां नहीं होते थे। बट फ्रीडम ऑफ स्पीच यही है कि आपको बुरी भी लगे बात नहीं होता ना, बस ये तो देखे ना हमारी सोसाइटी में लिमिट्स हैं। आप अब ये प्रॉब्लम जो असल है ना, ये अभी भी जो हुआ है ना, ये जो लोगों के घरों में जाके पुलिस ने किया, ये लोग भूलेंगे नहीं, इसलिए बड़ी तलखियाँ हैं पाकिस्तान में। इसलिए डायलॉग की जरूरत है कि आप टेंपरेचर डाउन करें। 1 मिलियन पाउंड केस का फैसला, आपने कहा था अच्छा हुआ कि डिले कर दिया, लेकिन अब फैसला आ भी गया है। बड़े इंटरेस्टिंग वहाँ पे लिखा था केस के फैसले में जज ने ये कहा कि इस्तग़ासा के शवाहिद में तजाद था। इज इट नॉर्मल कि आप खुद ही बात यह है कि इस केस को मेरिट को क्या डिस्कस करना है? आप मुझे बताएं कि इमरान खान की पॉलिटिक्स को इससे क्या फर्क पड़ा? ओके, फैसल वाडा साहब वो सिटिंग है, वही वो सिटिंग, ही सेड कि जिस वक्त कैबिनेट में वो लेटर आया, फवाद चौधरी ने भी ऑब्जेक्ट किया था। नहीं वो छोड़ देना, वो ज़्यादा बात है। पहली बात तो यह है कि कैबिनेट की बात हम बाहर क्या करें, बट फैक्ट इज़ कि अगर ये ऑफेंस है तो फैसल वाडा हो, मैं हूँ, शीरी मज़ारी हो, फ़रोग नसीम हो, शहजाद अकबर हो, मुराद हो, हम सब मुजरम है। फिर बट फैसल वाडा कहते हैं मुझे भी करें, ट्राई करें ना, गलत था। ओह, मैं कह रहा हूँ, पर ये कैसे हो सकता है कि आप पिक एंड चूज तो नहीं कर सकते ना, फिर सबको ट्राई कर लें। आपने क्या आज तक पता नहीं चला उसमें था क्या? वो खान साहब कह ना ले आए बाहर। इम्पोर्टेंट मैं आपसे पूछना यही चाहता हूँ ना कि आप 24 महीने हो गए हमें तो बाहर हुए तो आप बल्कि ज़्यादा हो गए हैं। अब आप मुझे बताएं कि 3 सालों में शहबाज शरीफ की काबीना ने वो फैसला क्यों रिवर्स नहीं किया? कैबिनेट का फैसला गलत था ना, चले जी हमने फैसला किया वो गलत था, अब आपने उसको रिवर्स करना है, आप उसको रिवर्स कर दें। वो जो NCA की और ARU की बेसिकली तो कैबिनेट के पास ना पैसों की फिगर आई है ना अकाउंट की फिगर आई है। कैबिनेट के पास तो यह है ना कि जो ख़त्तो कताबत हुई है ARU में और NCA में वो खुफिया रहेगी, और वो खुफिया ही है अभी तक। वो खुफिया अभी तक नहीं पता किसी को, उस केस के फैसले में भी नहीं उसका कोई जिक्र है, नहीं लिखा। सो साइफर केस में इसी पे रिवर्स हुआ था। तो मैं आपसे यही पूछना चाह रहा हूँ ना कि अगर हमने गलत फैसला किया है तो शहबाज शरीफ की काबीना क्यों, कल ये इनको भी फिर हम ट्राई करेंगे। शहबाज शरीफ साहब भी इसी केस में जो है जेल में जाएंगे। फिर आप लोग तो खुशी खुशी करेंगे ट्राई, if you get a chance। मेरा ख्याल है वो क्या उनको करना है, मेरे ख्याल मैं तो खिलाफ हूँ इसके ट्रायल के। बट एनीवेज तो इशू ये है कि ये जो केस है, इसके ये केस में सजा क्यों हुई है? इसमें पहले भी डिले हुआ, इसमें देखें ना सजा इसलिए हुई है कि इमरान खान को जेल में रखना है, ठीक, उनकी पॉलिटिक्स मैनेज नहीं हो रही। अब मुझे आप बताइए कि इमरान खान को जेल में आप कितनी देर और रख लेंगे? मतलब एक तो देखे ना, जो अभी लग रहा है अभी लग रहा है कि जी इमरान खान अगले 5 साल हम जेल में रखेंगे, 27 में जो हम नए इलेक्शन करवा लेंगे और 27 के बाद हम दोबारा आ जाएंगे और फिर जो है वो हम ऐसे ही चलते रहेंगे। यही थ्योरी है ना। सो व्हेन डू यू थिंक, दैट्स माय लास्ट क्वेश्चन, कि आ जाएंगे खान साहब बाहर जेल से? एन आइडिया? देखिए मेरे ख्याल में तो इस साल खान साहब को चंद महीनों में जो है वो जेल से बाहर होना चाहिए। आई हैव नो डाउट्स अबाउट दैट। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। वी विल टेक अ ब्रेक एंड वी विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के माबैन इख्तियारात की कशमकश अभी भी जारी है। ये कशमकश आज इतनी बढ़ गई कि सुप्रीम कोर्ट के एडिशनल रजिस्ट्रार को घर जाना पड़ गया। सुप्रीम कोर्ट एलामिया के मुताबिक कस्टम एक्ट केस को आईनी बेंच के सामने मुकर्रर करने के बजाय रेगुलर बेंच के सामने मुकर्रर करना संगीन गलती थी। इस गलती के पादाश में एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नज़र अब्बास को SOD बना दिया गया है। आज इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर, जस्टिस आयशा और जस्टिस अकील अब्बासी ने चीफ जस्टिस याया अफरीदी को ख़त लिख दिया। ख़त में जस्टिस मंसूर ने मामले को तौहीन अदालत भी करार दिया।
तीनों जजेस ने चीफ जस्टिस को खत तो लिख दिया है, लेकिन चीफ जस्टिस इससे पहले ही निजी मसरूफियात की वजह से तातीलात पर जा चुके हैं। अब से कुछ देर कबल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को डी लिस्ट कर दिया है। अब कल इस केस की समाप्त नहीं हो सकेगी, सो इम्प्लीकेशंस क्या होंगी? आज की समाप्त का कुछ अहवाल आपको दिखाते हैं, डिटेल आप स्क्रीन पर देख सकेंगे। समाज शुरू हुई तो अदालत ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से इस्तफसार किया कि अदालती हुक्म के बावजूद केस मुकर्रर क्यों नहीं हुआ, जिस पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दिया कि ये केस आईनी बेंच का था, गलती से रेगुलर बेंच में लग गया था। जस्टिस अकील अब्बासी ने रिमार्क्स में कहा कि अगर ये गलती थी तो अरसे से जारी थी, अब इदराक कैसे हुआ? माजरत के साथ गलती सिर्फ इस बेंच में मुझे शामिल करना था, मैं इस केस को हाई कोर्ट में सुन चुका था। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इस मामले पर इजलास कैसे हुआ, क्या कमेटी ने खुद इजलास बुलाया या आपने दरख्वास्त दी? रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दिया कि हमने कमेटी को नोट लिखा था। दीगर तफसीलात भी आप देख सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर साद रसूल एंड हसन रजा पाशा साहब। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू जेंटलमैन फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। आई स्टार्ट विद यू हसन रजा पाशा साहब। बेंचेस के इख्तियारात का मामला आपको क्या लगता है, ये सिर्फ एडिशनल रजिस्ट्रार की गलती की बुनियाद पर मामला हुआ था, उनको सजा मिल गई, अब सब ठीक है? देखिए, उनकी सजा जो अभी एलामिया मैंने पढ़ा है दो तरफा हुई है। एक तो जो जस्टिस मंसूर अली शाह का बेंच है, उन्होंने डिस्प्लेयर शो किया और उनको जो है वो तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार देते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई करने का वो किया। दूसरी तरफ जो सुप्रीम कोर्ट का अब एलामिया जारी है वो इस बुनियाद पे है कि उनसे बड़ी संगीन गलती हो गई और उन्होंने एक ऐसा केस जो रेगुलर बेंच में काबिल समात नहीं था और वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में उसकी समात होनी थी, तो उनकी संगीन गलती की वजह से ये तनाज़ा खड़ा हो गया, लिहाजा उनको जो है वो उस ओहदे से बरतरफ कर दिया गया। तो ये दोनों एक अलग अलग चीज़ें हैं। अब ये अब कैसे कहा जाएगा कि क्या जो अभी सुप्रीम कोर्ट का जो अब एलामिया आया है एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे वो ठीक है, या उस जो जुडिशल साइड पे लिया गया जो ऑर्डर किया गया जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के बेंच ने। वो एक चीज बहरहाल तय है कि जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है उस पे जुडिशियल वर्डिक्ट जो है उसको फोकियत हासिल है, यानी कि जुडिशियल ऑर्डर जो है वो प्रिवेल करता है, ना कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। बहरहाल ये एक तनाज़ा तो खड़ा हो गया और 26वीं तरमीम जब चल रही थी तो ये बातें भी सामने आई कि ये टाइम टू टाइम फिक्सेशन ऑफ केसेस के हवाले से ये तनाज़ा जरूर बनेगा कि कौन सा केस इधर जाएगा और कौन सा केस इधर। और आपको याद होगा कि जो ही 26वीं तरमीम मंजूर हुई तो उस वक्त वेरी नेक्स्ट डे एक केस जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के बेंच में समाअत के लिए आया, तो उन्होंने इस वजह से उसको सुनने से माजरत कर ली कि ये केस हम रेगुलर बेंच का नहीं बनता, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का बनता है। और उसके बाद मुतअद्दिद केसेस उन्होंने वापस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को भेजे और इसको भी इस तरह भेजा जा सकता था, लेकिन बहरहाल वो उनकी सोच है, हम वो मुनासिब समझते हैं कि उन्होंने क्या किया है। लेकिन जो इस वक्त तनाज़ा जिस शक्ल की तरफ जा रहा है या जिस सूरत में इसको ले जाया जा रहा है वो कोई इतना मुनासिब नहीं है। और ख़ास तौर पे आज जो मुआवनीन मुकर्रर किए हैं वो भी आप देख लें कि एक मखसूस पार्टी से ताल्लुक रखने वाले जो सेनेटर हैं, लेकिन अभी तो ये डी लिस्ट हो गया केस, ठीक है, उसमें उस पर क्वेश्चन उठाया गया था। सो अब इसकी इम्प्लीकेशंस क्या होंगी डी लिस्ट होने के बाद? अब ये नहीं होगा, मामला खत्म हो गया। डी लिस्ट तो मेरा ख्याल है पहले भी हो चुका था, लेकिन उसके बावजूद बेंच ने टेक अप किया और ये ऑर्डर्स जो कल किए थे परसों वो भी सामने आ गए। तो डी लिस्ट तो पहले भी, और इन्होंने इस बात का डिस्प्लेयर भी शो किया था कि डी लिस्ट किस वजह से किया गया, तो दोबारा अब डी लिस्ट हो गया तो मामला तो फिर वही खड़ा है। वेरी इंटरेस्टिंग। सो बैरिस्टर साद रसूल, वेरी वार्म वेलकम टू यू आल्सो। कुछ दिन पहले ही आपसे प्रोग्राम में हमने डिस्कस किया था जब ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने कहा कि अब तो कोई तकसीम नहीं है अदलिया में। अनफॉर्चुनेटली उनके अल्फाज इस वक्त यकीनन हमें दोबारा रिविजिट करने पड़ेंगे, लेकिन बेंचेस के इख्तियारात के केस में पहले एक जज को तब्दील किया गया, दूसरा ऑर्डर के बावजूद 20 जनवरी को केस की समाअत के लिए मुकर्रर ही नहीं हुआ, फिर आईनी बेंच को मुंतकिल किया गया। सो ये तमाम जो वाक़यात हैं ये बस एक एरर है या इसमें कोई डॉट कनेक्टिंग है?
देखिए फरिया साहब, गुजारिश है कि ये बात तो अब तकरीबन इररेलेवेंट होती चली जा रही है कि इसके अंदर क्या कोई एरर हुआ या नहीं हुआ, फॉर द रीज़न कि ये मुकदमा, जैसे कि अदालत ने भी आज वाज़े किया, एक से ज़्यादा दफ़ा इस बेंच के सामने लग चुका था। अगर तो कोई ये वन टाइम एरर था तो उसको शुरू में ठीक कर लिया जाता। जब मुकदमा पार्ट हर्ड कर लिया जाए, और पाशा साहब भी इस बात से एग्री करेंगे, जब मुकदमे को पार्ट हर्ड कर लिया जाए, कहा जाए कि हमने इसके आधे आर्गुमेंट सुन लिए हैं या हमने इसका कुछ हिस्सा सुन लिया है, और मुकदमे को कह दिया जाए कि जी ये फलां डेट को वापस लगेगा और ये पार्ट हर्ड हो गया, जो कि इस मुकदमे के अंदर पिछले हफ्ते जो प्रोसीडिंग हुई थी, जिसके बाद ये इस मंडे को गुज़श्ता रोज फिक्स किया गया, उस ऑर्डर में लिखा गया कि पार्ट हर्ड मैटर है। जब एक मुकदमा पार्ट हर्ड हो जाए तो फिर ये बात इररेलेवेंट हो जाती है कि प्रोसीजरल मिस्टेक किसकी थी। जब कोई भी मुकदमा, देखिए जैसे कि पाशा साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, माजी के अंदर मंसूर अली शाह साहब और दीगर लोग उन मुकदमों को जो 26वीं तरमीम के तहत आईनी बेंच के पास जाते हैं उनको भेजते रहे हैं, और हमने उनकी जजमेंट को ट्रस्ट किया है कि उन्होंने देखा एक मुकदमा, कहा कि मैं नहीं सुनूंगा, ये आईनी बेंच के पास जाएगा, और आईनी बेंच के पास भेज दिया। लेकिन इसी का काउंटर आर्गुमेंट भी फिर हमें तस्लीम करना चाहिए कि जहां पे उन्होंने सुनने के बाद, कुछ दलाइल सुनने के बाद कहा कि नहीं इसको हम सुनेंगे, और एक जुडिशल ऑर्डर पास कर दिया कि हम सुनेंगे फलां डेट को ये वाला बेंच, तो उसके बाद ये इबाम ख़त्म हो गया। फिर अगर आपने किसी का ये ख्याल है कि वो इस मुकदमे को शाह साहब के सामने से और उस बेंच के सामने से निकाल के आईनी बेंच लेके जाना चाहता है, तो ज़रूर कोशिश करे, ज़रूर ये दलाइल करे, ज़रूर 26वीं तरमीम के पॉइंट्स आर्ग्यू करे, लेकिन ये तमाम आर्गूमेंट किसी प्रोसीजर्स की कमेटी के सामने नहीं किए जा सकते, किसी एडिशनल रजिस्ट्रार की तरफ से नहीं किए जा सकते। इस लम्हे पे जब मुकदमा पार्ट हर्ड कर लिया गया है, तो जिस किसी ने भी कहना है कि नहीं ये वाला बेंच नहीं सुन सकता, आईनी बेंच को सुनना चाहिए, उसको ये दलील इस बेंच के सामने देनी पड़ेगी। इस बेंच को कायल करना पड़ेगा कि कानून के नीचे ये मुकदमा आप ना प्रोसीड करें और आईनी बेंच करे। ये नहीं कर सकते आप किसी भी सूरत के अंदर कि सुप्रीम कोर्ट का एक बेंच एक मुकदमे को सुनना चाह रहा हो, वो जुडिशल ऑर्डर कर दे तारीख का, वो उसको पार्ट हर्ड कर दे, और आप कहें कि हम एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन से उसको अंडू कर देंगे। अगर ये माजी में भी फरिया साहिबा, जैसे कि आप जानती हैं, हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि 90 दिन में इलेक्शंस करवा दें या 30 दिन में इलेक्शंस करवा दें, वो इलेक्शंस नहीं हुए। हमने एक्सक्यूज़ बना ली कि नहीं कोई बात नहीं, इसके अंदर तो एक्चुअली दूसरी तरफ भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट इदारा था इलेक्शन कमीशन। फिर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया 12 जुलाई की जजमेंट के अंदर के मखसूस नशिस्तें दे दें, वो भी ऑर्डर इंप्लीमेंट नहीं हुआ। फिर हमने थोड़ी सी एक्सक्यूज़ बना ली कि नहीं कानून साजी हो गई है, स्पीकर नेशनल असेंबली का भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होता है, उसने कहा है कि मैं ये ऑर्डर इंप्लीमेंट नहीं होगा। लेकिन अगर हम इस सब के बाद इस नहज पे पहुंच गए हैं जहां पे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कोई इलेक्शन कमीशन या स्पीकर नेशनल असेंबली नहीं, रजिस्ट्री ब्रांच सुप्रीम कोर्ट की मानने से इनकार कर देगी, वो एक जुडिशल ऑर्डर को मानने से इनकार कर देगी, तो हमने अपने आयन को, अपनी अदालतों को एक ऐसे नहज पे ला खड़ा किया है कि कल को किसी को सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर मानने की जरूरत नहीं होगी। अगर एक एडिशनल रजिस्ट्रार 21 ग्रेड का इसको सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को डिनाई कर सकता है, तो फिर हर शहरी पाकिस्तान का डिनाई कर सकता है। वेरी इंटरेस्टिंग। सो हसन रज़ा पाशा साहब, इस पे कमेंट कीजिएगा। आज जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी रिमार्क्स दिए कि कमेटी चाहते हुए केसेस वापस ले आए तो अदलिया की आज़ादी खत्म हो गई। जहां महसूस हुआ फैसला हुकूमत के खिलाफ हो सकता है तो केस ही बेंच से वापस ले लिया जाए। ये तो फिर एक पैरेलल सिस्टम जिसका खदशा था, 26वीं आईनी तरमीम के वक्त भी कुछ लोगों ने ये खदशात का इजहार किया था कि एक पैरेलल जस्टिस सिस्टम हो जाएगा, या एक चॉइस अवेलेबल है कि आपको ये अदालत सही नहीं लग रही तो आप दूसरी अदालत के पास चले जाएं। सो व्हाट आर योर कमेंट्स ऑन दैट? तरीकाकार भी यही है कि जब कोई बेंच किसी केस को पार्ट हर्ड करार दे तो फिर उसी बेंच में ही उस केस की समाअत होती है। बेशक वो जज साहब या वो बेंच किसी और शहर चला जाए, किसी रजिस्ट्री पे चला जाए, किसी और रजिस्ट्री पे प्रिंसिपल सीट के बजाय, तो फिर भी वो केस अगर सुनेगा तो वो उन्हीं के पास, वो वहां जाके फिर वो कला, अगर फर्ज कर लें एक प्रिंसिपल सीट पे एक केस के हवाले से फैसला हुआ कि ये पार्ट हर्ड है, रोस्टर उनका केस वहां चला जाएगा और वकला वहां जाके आर्ग्यू करेंगे, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन एक चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि उसके लिए भी मेरा ख्याल है बेंच ने ही फैसला करना है कि अगर जुरिस्डिक्शन के पॉइंट पे किसी को ऑब्जेक्शन है या जुरिस्डिक्शन उस बेंच की नहीं बनती या उस कोर्ट की, उस स्पेसिफिक कोर्ट की जुरिस्डिक्शन नहीं बनती,
तो उसके सामने ये एजिटेट किया जा सकता है कि आपके पास ये केस सुनने की जुरिस्डिक्शन नहीं है, लिहाजा आप रेफरेंस भेज दें चीफ जस्टिस साहब को या उस कमेटी को, तो वो कर दे। बहरहाल इसमें अगर उनको स्किप कर दिया जाता है तो जो बातें अब निकल रही कि ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के जरिए सुप्रीम कोर्ट को चलाया जाने की कोशिश की जा रही है, तो ये गलत बात होगी। इसको खत्म कर देना चाहिए, इसी बेंच के सामने लगे। वैसे भी ये बेंच जो है वो कंप्लीट इस वजह से नहीं होना कि इस बेंच के जो मुअज़्ज़ज़ रुकन जैसे शकील अब्बासी साहब हैं, वो इस केस के जो कि इम्प्यूग्न जजमेंट है जो उनके पास अब आ रही है, वो ऑथर जज हैं, तो वो तो मुमकिन ही नहीं होगा कि वो वहां पे बैठे हों और ये केस उनके सामने ज़ेरे समाअत हो। तो बहरहाल ये जो एम्बिग्विटीज हमने 26th अमेंडमेंट की मंजूरी के वक्त कही थी कि ये आ सकती हैं, ये उनमें से एक है जिसको पॉइंट आउट किया जा रहा था उस वक्त भी, और आज उस पे वो एक चीज सामने आ गई। राइट, सो यू एग्री टू दैट। बैसिर साहब, 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर 27 जनवरी को आईनी बेंच समाअत करेगा। क्या वो 26वीं तरमीम बरकरार रह सकेगी? एंड क्वेश्चन इज कि अगर इस पे फुल कोर्ट बना दिया जाता तो उसमें क्या कबाहत थी? देखिए, मैं तो आपकी इस बात से एग्री करता हूं कि इसके ऊपर फुल कोर्ट बना देना चाहिए। उसकी 2-3 वजूहात हैं। सबसे पहले तो अभी हम इन बातों को इग्नोर कर देते हैं कि मुख्तलिफ जज साहिबान ने, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने, दीगर जज साहिबान ने भी आज के जो खतूत थे आज और कल के दरमियान, उसके अंदर भी ये बात की कि फुल कोर्ट को आईनी तरमीम का मुकदमा सुनना चाहिए। तो जो सीनियर जज साहिबान हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनके अंदर ये व्यू भी एग्जिस्ट करता है कि फुल कोर्ट को सुनना चाहिए। लेकिन मैं इससे थोड़ी सी आगे की गुजारिश करूं कि माजी के अंदर पाकिस्तान की 26 तरामीम हो चुकी हैं। उनके अंदर से तकरीबन 14 के करीब ऐसी तरामीम हैं जिनको मुख्तलिफ औकात में या चैलेंज किया गया या चैलेंज उनके खिलाफ फाइल किया गया, फिर बाद में विड्रॉ कर लिया गया मुख्तलिफ तरीकों से। अगर हम इस सब के अंदर से पिछले 20 साल का सिर्फ रिकॉर्ड देख लें तो 18वीं तरमीम चैलेंज हुई 2010 के अंदर, 19वीं तरमीम चैलेंज हुई, फिर 21वीं तरमीम चैलेंज हुई जिसका फैसला 2015-16 के अंदर आया। ये तमाम तरामीम के चैलेंजेस 18वीं तरमीम 17 मेंबर बेंच ने सुनी। उस वक्त की फुल कोर्ट में 17 मेंबर्स थे। 19वीं तरमीम का मुकदमा भी 17 मेंबर अदालत ने सुना। 21वीं तरमीम का मुकदमा उस वक्त 15 मेंबर की अदालत मौजूद थी। 8-7 से वो फैसला आया, 15 मेंबर ने सुना। तो 2 वजूहात की वजह से, मैं 2 कानूनी प्रिंसिपल्स की वजह से इस हक में हूं कि इसको फुल कोर्ट को सुन लेना चाहिए। एक ये कि अगर आपने किसी भी चीज के ऊपर, या तो आप कहें कि आप कभी भी फुल कोर्ट नहीं असेंबल करेंगे, चलो फिर तो आप आइन में लिख दें कि आप नहीं करेंगे। लेकिन अगर फुल कोर्ट किसी भी चीज के ऊपर असेंबल हो सकता है तो माजी की नवीद देख के आइन की इंटरप्रिटेशन के ऊपर कि क्या आइन की तरमीम ठीक है या नहीं ठीक, अगर किसी चीज के ऊपर भी आप तमाम जजेस को बिठाना चाहते हैं तो ये शायद सबसे वैलिड पॉइंट हो कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की लेजिटिमेसी पे तमाम जजेस को बिठाएं ताकि किसी को कोई इबाहम ना रह जाए। हर साइड, दोनों साइड्स, कोई कहती है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के जजेस ठीक हैं, कोई कहते हैं दूसरी साइड के जजेस ठीक हैं, आप सबको बिठा के एक फैसला कर लें। लेकिन दूसरा एक कानूनी इससे भी ज्यादा पॉइंट है और वो ये है कि जो प्रिंसिपल्स हमारे आईनी तरमीम के केसेस को गवर्न करते हैं, जो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के प्रिंसिपल्स हैं कि अगर कोई आइन की तरमीम, जो तरमीम के फैसले के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया कि अगर कोई आइन की तरमीम हमारे बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करेगी तो हम उसे स्ट्राइक डाउन करने का इख्तियार रखते हैं, और उस बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भी एक उसका जुज़ है। इस सिचुएशन में अगर 3 मेंबर बेंच मंसूर अली शाह साहब का बैठ के सुने या 7 मेंबर बेंच आईनी बेंच का बैठ के सुने, आइदर वे ये दोनों बेंचेस ताबे होंगे, बाउंड होंगे उन प्रिंसिपल्स के जो 17 मेंबर और 15 मेंबर बेंच ने सेटल किए। ये कैसे डिसएग्री करेंगे इस बात से कि हम 17 मेंबर बेंच की बात नहीं सुनते और आइन के खिलाफ भी है तो हम अपहोल्ड कर देते हैं। ये सिर्फ इंप्लीमेंट कर सकते हैं वो जजमेंट्स। पाकिस्तान के अंदर एक प्रॉपर रेजोल्यूशन करने के लिए जहां पे जजेस माजी के जुरिस्प्रूडेंस से डिसएग्री भी कर सकते हो, एग्री भी कर सकते हो, ये करने के लिए
फुल कोर्ट की तश्कील के अलावा कोई और सूरत नहीं है, वरना ख्वा आईनी बेंच सुने या एक 3 मेंबर बेंच जस्टिस मंसूर अली शाह साहब वाला सुने, दोनों तरीकों के बेंचेस माजी की 17 मेंबर और 15 मेंबर अदालत के फैसलों के ताबे रह के फैसला कर सकते हैं। राइट हसन रजा पाशा साहब, आप उस पर ज़रूर कमेंट कीजिएगा। लेकिन जो आज लेटर दोबारा लिखा गया, हमने देखा पहले भी जस्टिस मंसूर अली शाह कई खतूत चीफ जस्टिस को लिख चुके हैं, लेकिन उनका कोई नतीजा नहीं निकला। आज के लेटर को आप समझते हैं कि इसका कोई इम्पैक्ट होगा? देखिए, मैं आपके इस सवाल का जवाब देने से पहले जो बैरिस्टर साद रसूल साहब ने एक बात की, उसको थोड़ा सा बड़े अदब के साथ डिफर करते हुए अर्ज करूंगा कि जो भी इससे पहले आईनी तरामीम के हवाले से बेंचेस की तश्कील हुई, जिस तरह इन्होंने दिया 18वीं 19वीं 20वीं 21वीं तरमीम के, तो उस वक्त 26वीं तरमीम जो है वो नहीं थी और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस का क़याम अमल पे नहीं आया था। इनका क़याम 26वीं तरमीम के तहत आया और जब ये पार्लिमान ने मंजूर कर दी तो अब जो इस वक्त लॉ ऑफ लैंड है वो 26वीं तरमीम के साथ है, और जब उसको साथ मिला के पढ़ा जाएगा तो फिर ये जो जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने ही समाअत करने हैं। अब बात एक आती है कि ये जनाब ये तो इनका इंटरेस्ट है इसमें, तो लिहाजा इनके पास तो नहीं होना चाहिए। तो फिर सवाल ये पैदा होता है, जो इनकी दूसरी राय है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की सरबराही में जो 3 रुकनी बेंच है वो उसकी समाअत करे। एक मेरा क्वेश्चन है, लेमैन का क्वेश्चन समझने, क्या 26वीं आईनी तरमीम के बाद अब कभी भी कोई फुल कोर्ट नहीं बन सकता? मैं एक गुजारिश कर रहा हूँ, ये जरा मेरी एक बात जरा सुन ले कि अब जो ये बात है तो फिर अब बात आएगी कि अगर ये जजेस बेनिफिशरीज हैं तो फिर जो दूसरी तरफ जिन जजेस का जिस बेंच का नाम ले रहे हैं वो ऑलमोस्ट चले इफेक्टिव उनको अगर नाम दे दें तो वो भी तो फिर इंटरेस्टेड ही होंगे अपनी काज के हवाले से। तो ये दोनों जो है ये इतनी तकसीम इस तरह हो चुकी है कि अब इस तौर पे पिक एंड चूज अब हो नहीं सकता। ला मुहल्ला तौर पे आपको कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की तरफ ही देखना पड़ेगा और ये मिथ जो है, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। पाशा साहब क्विकली अगर आप इस पे कमेंट करना चाहते हैं वैसे साहब, बिकॉज मुझे प्रोग्राम क्लोज करना है। बहुत सिंपल सी बात मैं 2 जुमलों में अर्ज करता हूँ। एक तो ये कि मैं पाशा साहब से एग्री करता हूँ, ना इधर के इफेक्टिव्स को सुनना चाहिए ना बेनिफिशरीज को सुनना चाहिए, एक फुल कोर्ट तश्कील करते हैं। यही तो तमाम लोग बात कर रहे हैं कि आप तमाम जजेस को बिठा लें, एक फैसला कर लें। दूसरी बात यह कि जब आइन के अंदर एक तरमीम हो जाए तो अदालत फिर उसको सुन नहीं सकती, उस तरमीम के सिर्फ मुताबिक सुन सकती है। मैं इसके काउंटर में सिर्फ इतनी गुजारिश करूं कि अगर कल आइन की तरमीम हो जाए और आइन सुप्रीम कोर्ट ही खत्म कर दे, एक 2/3 मेजॉरिटी से आर्टिकल 175 रिपील कर दिया जाए कि देयर शैल बी नो सुप्रीम कोर्ट, तो फिर क्या कभी कोई मुकदमा नहीं हो जाएगा? Okay, interesting point, but I have to close this segment. Thank you so much, gentlemen, for being on the program. आज के लिए इतना ही, मगर जाते जाते एक बड़ा अहम टॉपिक 15 माह की जंग के बाद गाजा में कल पहला दिन था जब इजरायली फोर्सेस की जानिब से कोई हमला नहीं किया गया। इसके बावजूद कल राफा के इलाके से मलबे में दबी 97 लाशें बरामद हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक गाजा जंग शुरू होने के बाद 20 से 13 हज़ार फ़लस्तीनी लापता हुए। ये अंदेशा भी जाहिर किया जाता रहा है कि इन लापता अफराद की लाशें मलबे तले दफन हैं। गाजा में जंग बंदी तो हो चुकी है, लेकिन गाजा की वासियों की मुश्किलात में कोई कमी नहीं आई है। वहाँ पर मुसलसल आपको वापस जाने की तकलीफ़, वहाँ पे जो एक बड़ी पैमाने पे जो डिस्ट्रक्शन हुई है उसकी तकलीफ़, इसके हवाले से देखिए ये रिपोर्ट। आज के लिए इतना ही। डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।